नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि दिल्ली से है, जहां पर कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की है। मुख्यमंत्रियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने ये बैठक की। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर जोर देना जरूरी है। गाँव में कोरोना फैला तो दिक्कत बढ़ेगी, कंट्रोल करना मुश्किल होगा, नियंत्रित करना मुश्किल होगा। ऐसे में बहुत जरूरत है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसकी रोकथाम की जाए। ट्रिक पर गंभीरता से करना होगा काम, यानी कि 3T पर जोर देने की जरूरत है, जिस पर पीएम मोदी ने जोर देने के लिए कहा है, यानी कि ट्रैक और ट्रिक पर गंभीरता से काम करना होगा। इसके साथ ही मास्क को लेकर गंभीरता भी जरूरी है। कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है। भारत में मृत्यु दर कम है, यानी कि भारत का मृत्यु दर कम है, भारत का रिकवरी रेट अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना दोबारा से अपने पांव पसार रहा है, तो ऐसे में सख्ती की जरूरत है। तो जितने भी प्रोटोकॉल कोरोना के थे, कोविड की रोकथाम के लिए थे, उन पर दोबारा ध्यान दिया जाए, लापरवाही ना बरती जाए, इस बात पर जोर दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि आज देश के तमाम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे पीएम मोदी के साथ में। इससे पहले भी इस तरह की बैठकें होती रही हैं जब जब कोरोना संक्रमण को लेकर खतरा बढ़ा है। लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन के वक्त ये देखा गया कि कोरोना की जो स्पीड थी, संक्रमण था, वो कम हो गया था। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण में कई राज्यों ने देखा है कि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ा है। तो ऐसे में रोकथाम के लिए, रोकने के लिए ये अहम बैठक हुई, जिसमें वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने और किसानों के मुद्दे को लेकर यूपी के कृषि मंत्री से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने। देखिए, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही 4 साल पूरे होने पर उन्होंने विभाग की उपलब्धियां रखी हैं। मंत्री, 4 साल पूरे हो चुके हैं, आज आपने उपलब्धियां बताई, किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 4 सालों में? महत्वपूर्ण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और कृषि विभाग की पहुंच 2.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के बीच में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2 करोड़ 42 लाख किसानों को तो सीधे उनके खातों में 27,300 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि पहुंचा दी गई। प्रदेश के 86 लाख किसानों के 37,000 करोड़ रुपए के माफ़ी का फैसला, अपने में यह एक ऐतिहासिक फैसला था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, जो किसी राज्य के बस का संभव नहीं था। उस काम को भी करके दिखाया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और राज्य के भीतर धान और गेहूं की खरीदारी 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य बना करके हर साल खरीदने के प्रयास किए गए, और हम 50 लाख से भी ऊपर इस साल 63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी किए हैं। 2018-19 में 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी किया था। और इस तरीके से राज्य के किसानों के, उनके श्रम का, उनके पसीने का, उनकी मेहनत का अच्छी कीमत MSP के आधार पर मिल सके, उसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है और सीधे उनके खातों में भुगतान कर रही है। किसानों को 80% से लेकर के 50% अनुदान पर हम कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं और बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण से किसानों को सुविधा पहुंचा रहे हैं। राज्य के भीतर अब तक 23,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगा करके उनको लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से उनकी सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। बुंदेलखंड में 80% अनुदान पर किसानों को खरीफ का बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो प्रयास ये किया है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए और उनको की कठिनाइयों का समाधान निकाल करके उनकी आमदनी को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के किसान को समृद्धिशाली और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके, इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मिशन मोड पर किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। एक सवाल मंत्री जी, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, MSP और बाकी चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे जो किसान इस प्रदर्शन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामिल हैं? और राजनीति से प्रेरित है और उसमें से अधिकांश किसान नहीं हैं। आप तौर पर कहना है कि पिछले 4 सालों में लगातार योगी सरकार ने किसानों के हित में हर वो फैसला लिया है जिससे उनकी इनकम दोगुनी हो सके। जहां पिछली सरकारों का सवाल है उससे दोगुनी स्तर पर जाकर हमने खरीद की है, और जहां तक किसानों के प्रदर्शन का सवाल है वो राजनीति से प्रेरित है। कैमरामैन समीर के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया।
अवैध निर्माण करने वालों में योगी सरकार का खौफ किस कदर है, अब हम वो आपको बताते हैं। कार्रवाई के डर से पूर्व सांसद ने अवैध निर्माण को खुद गिरा दिया है। लखनऊ में पूर्व सांसद दाऊद ने अपने अवैध निर्माण को गिराया। एलडीए के नोटिस के बाद खुद अवैध निर्माण को गिराया पूर्व सांसद दाऊद ने। तो एलडीए ने अवैध निर्माण पर पूर्व सांसद दाऊद को नोटिस दिया था। अवैध निर्माण पर एलडीए ने लखनऊ में अभियान चलाया हुआ है। बड़ा सवाल कि जब अवैध निर्माण हो रहा था तो आखिर एलडीए के अधिकारी तब कहां थे, और जब ये अवैध निर्माण हो गया तो उसके बाद नोटिस क्यों भिजवाया? जब अवैध निर्माण हो रहा था तभी क्यों नहीं आखिर रोका गया, तभी क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व सांसद दाऊद ने एलडीए के नोटिस के बाद खुद ही अपना जो अवैध निर्माण था वो गिरा दिया। तो एलडीए के अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे इससे पहले जब निर्माण हो रहा था? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? निर्माण के समय क्यों नहीं जागता विकास प्राधिकरण? जब निर्माण हो जाता है उसके बाद ही क्यों नोटिस दिया जाता है? पहले ही कोई एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया जाता है? ये तमाम सवाल इस पूरे प्रकरण पर खड़े होते हैं। लेकिन अवैध निर्माण को लेकर जिस तरीके से एलडीए का अभियान चल रहा है उसका खौफ तो लोगों में है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि नोटिस भेजने के बाद ही ये डर और खौफ आखिर क्यों पैदा होता है? पहले से ये डर और खौफ क्यों नहीं होता है कि अवैध निर्माण नहीं कराना है? तो ये तस्वीरें उसी अवैध निर्माण की हैं जिसको पूर्व सांसद दाऊद ने खुद ही तुड़वा दिया। अभिषेक प्रकाश ने जब से एलडीए-बीसी का चार्ज लिया उसके बाद लगातार जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई हो रही। इस समय हम मौजूद हैं जोन 6 जो प्राधिकरण का है, जो वजीरगंज में पड़ता है, वहाँ पर मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है ये जो निर्माण है ये पूर्व सांसद दाऊद अहमद का है, जिन्होंने एक जो 5 मंजिला इमारत तान दी थी, लेकिन जो प्राधिकरण के अनुसार इनकी जो परमिशन थी वो 4 मंजिल की थी। 1 मंजिल इन्होंने बेवजह तैयार कर दिया, अवैध रूप से निर्माण किया, जिसके बाद आज यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर पर कार्रवाई को देखते हुए भारी संख्या में फोर्स यहाँ तैनात किया गया कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये तैयार बन के हो रहा है कि आखिर जब ये निर्माण हो रहा था तो जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो आखिर कहाँ सो रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में एक अधिकारी की फौज लगाई जाती है जो अवैध निर्माण अगर हो रहे होते हैं तो उनको तत्काल रुकवाती है और उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन ये पूरा 5 मंजिल का जो निर्माण तैयार हो गया, इन सब के बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसका संज्ञान लिया और आज जो 5वां मंजिल है उसको गिराने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले भी डीएम अभिषेक प्रकाश की देखरेख में कई बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर धराशायी की गई जो अवैध रूप से निर्माण की गई थी, चाहे उस ड्रैगन मॉल की बात करें या अन्य जगहों की बात करें। अब देखना होगा कि डीएम अभिषेक प्रकाश और वीसी लखनऊ विकास प्राधिकरण उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे जिनके संरक्षण में ये 5वीं मंजिल बन के तैयार है। लखनऊ से न्यूज़ ब्यूरो इंडिया के लिए अश्वनी कुमार। तो एटा के अवागढ़ कस्बे में एक सर्राफा व्यापारी जेवरात और नकदी से भरा बैग लेकर घर लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार 2 बदमाश व्यापारी से बैग छीनकर भागने लगे, लेकिन आसपास के लोगों के चौकन्ना होने से बड़ी घटना होने से बच गई। लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया। चारों तरफ से घिरता देख बदमाश तमंचा और बैग छोड़कर मौके से फरार हो गए। थैले में लगभग 3 लाख रुपए और कीमती जेवरात थे। पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। हमारे व्यापारी हैं स्वर्णकार, इनका आभूषण का काम है। वो अपनी दुकान बंद करके घर पे आ रहे थे, तो थैला उनके हाथ में था और उसमें जेवरात भी थे। लेकिन हम घर तक यहाँ पे आ पाए हैं। उसके पीछे पीछे लोग मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आए, घर पे चढ़ने से पहले उसे हाथ में थैला छीन लिया, छीन के भागने की कोशिश की। गांव के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको पकड़ खींच लिया और वो थैला डाल के फिर फायर करने की कोशिश की है, तो उनका कट्टा भी उन्होंने छीन लिया। कट्टा भी रह गया उनका यहाँ पड़ा हुआ, इसमें कारतूस पड़ा हुआ था। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। आज कुछ भगवान का कृपा है जो आज कुछ ये घटना बड़ी नहीं हो पाई और बच गई। कस्बा आवागढ़ में एक सराफा व्यापारी जब दुकान बंद करके अपने घर के सामने शाम 7 बजे पहुँचे, पीछे से एक बदमाश ने आके उनका झपट्टा मार के थैला छीनने का प्रयास किया
आसपास के मोहल्ले वालों ने जब शोरगुल मचाया तो अपने वीरता देख के वो अपना तमंचा और सराफे व्यवसायी का वो बैग मौके पे ही छोड़ के वहाँ से जान बचा के फरार हो गया। ये लूट के प्रयास की घटना शाम 7 बजे की है। अभी सीसीटीवी फुटेज आसपास के वो खंगाले गए हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं और उसके आधार पे पुलिस टीमें क्राइम ब्रांच की स्वाट सर्विलांस टीम सहित ये आगे विधिक कार्रवाई कर रही है। सोनभद्र से खबर है, जहां पर फल विक्रेता के घर लाखों की चोरी हुई, नकदी जेवरात समेत लाइसेंसी पिस्टल की चोरी हुई। चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नए बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरी की वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नए बस्ती इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और नकदी जेवरात समेत लाइसेंसी पिस्टल की चोरी हुई। चोरी की वारदात से आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश, क्योंकि लगातार इस तरह की चोरी की वारदातें हो रही हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो फल विक्रेता के घर ये लाखों की चोरी हुई है। तो पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा के लिए अब हमसे जुड़े हैं आगरा से पूर्व महामंडल मंत्री बीजेपी नेता सुनील सिंह। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर सुनील सिंह जी। रितु जी। हाँ जी सुनील जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। हाँ धन्यवाद। ठीक, सुनील जी, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो क्या रणनीति है? देखिए, पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया एक बार घोषित हो चुकी थी और कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको अब दोबारा किया जा रहा है 2015 को आधार बना के। तो तैयारी जो भी हमारे कंटेस्टेंट हैं उनकी सबकी पूरी थी, लेकिन अब आरक्षण प्रक्रिया का इंतजार करते हुए थोड़ा सा विराम लगा है सबकी तैयारियों को। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मार्च के अंत तक तारीखों का ऐलान हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं तो ये है कि जल्दी ही जो चुनाव की तारीखें हैं वो सामने आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय पार्टियां हैं वही इसमें हिस्सा ले रही हैं, बल्कि जो अन्य राज्यों की पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, वो भी इस बार उत्तर प्रदेश में हिस्सा ले रही हैं। कितना आप अपने लिए चुनौतीपूर्ण मानते हैं? बीजेपी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये चुनाव? देखिए, पिछले काफी समय से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और फिर उसके बाद राज्य में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, तो भाजपा ने लगातार विकास किया है। खासकर उत्तर प्रदेश में विकास इस लेवल पे हुआ है कि कोई भी विपक्षी पार्टी सामने अभी है नहीं। पूरी तरह से भाजपा में है उत्तर प्रदेश। योगी जी की नीतियों से, योजनाओं से पूरी तरह से सहमत है जनता, और उसका असर इस पंचायत चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहेगी और जाएगी भी। 4 साल भी पूरे हो चुके हैं और अब 4 साल को लेकर भी जनता के बीच में बीजेपी जा रही है कि आखिर क्या क्या काम किया। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर लगातार महापंचायतों का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी भी बीजेपी के सामने आ सकती है? देखिए, किसान आंदोलन जो हुआ है उसमें आप देखें गंभीरता से, तो किसान नदारद थे उस आंदोलन से। किसान तो थे ही नहीं उस आंदोलन में, इस आंदोलन को भटकाया गया। जैसे शाहीन बाग आंदोलन चलाया गया, वो एक फर्जी आंदोलन था, उसी तरह किसान आंदोलन को भी भटकाया गया। किसान हमेशा से बीजेपी के समर्थक थे और जो किसान बिल आया है वो बीजेपी ने किसानों के फायदे के लिए ही लाया गया है। तो इसमें किसानों का विरोध मतलब ही नहीं है और किसान इससे पूरी तरह सहमत है, क्योंकि मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ, ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो लगातार किसानों के बीच रहता हूँ। किसी भी तरह की कोई भी असहमति नहीं है किसानों के बीच इस बिल को लेकर के। लेकिन देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि किसान उसमें नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं किसान नेता तो हैं और उनका भी वर्चस्व है, लोगों के बीच में उनका असर पड़ रहा है। भले ही आपकी बात हो कि बरगलाया जा रहा है, लेकिन लोग उस महापंचायत में जुड़ रहे हैं। एक तबका है जो कि उस किसान आंदोलन के साथ में है, तो अगर वो नुकसान पहुंचाए बीजेपी को, तब बीजेपी क्या करेगी? क्या उसको चुनौतीपूर्ण नहीं मानती बीजेपी? देखिए, समय समय पर जब भी सरकारें कोई भी योजनाएं लाती हैं, कोई भी बिल लाती हैं, तो एक धड़ा होता है जो हमेशा उस बिल के खिलाफ होता है। तो वो लोग इस बिल के खिलाफ लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब कहाँ तक वो लोग इसमें सफल होते हैं, कहाँ तक नहीं, ये फैसला जनता अभी पंचायत चुनाव में ही कर देगी। विधानसभा 2022 तक जाने की जरूरत नहीं उसके लिए। इस पंचायत चुनाव से ही लोगों को अंदाज हो जाएगा कि बीजेपी की नीतियों से जनता किस तरह से खुश है। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा कि पंचायत चुनावों से ही कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनावों की दिशा तय हो जाएगी और एक तरीके से सेमीफाइनल है। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही, कंपटीशन बहुत बड़ा है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस तमाम मुद्दों का, यानी कि किसान का मुद्दा तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे महंगाई को लेकर बात कर ली जाए या अन्य मुद्दों को, रोजगार को लेकर बात कर ली जाए, लेकिन मजबूत होकर तो खड़ा है। कितना आप अपने लिए ये चुनौतीपूर्ण मानते हैं विपक्ष को? उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की इस टाइम कोई चीज है ही नहीं। विपक्ष बिल्कुल बिखर चुका है। विपक्ष के नाम पे सभी पार्टियां इस टाइम बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। जो किसान आंदोलन का फायदा उठा करके कुछ एक क्षेत्रीय पार्टियां उसका फायदा उठाना चाह रही हैं और अपना वर्चस्व बनाना चाह रही हैं, लेकिन जो किसान हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। खासकर यूपी के किसान, यूपी के किसानों को इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है, इस बिल से कोई आपत्ति नहीं है। आप कभी ग्रामीण परिवेश में देखें, क्षेत्र में आके देखें, तो किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं। मैं डेली क्षेत्र में जाता हूँ, किसान खेत में ही मिलते हैं, मुझे कहीं आंदोलन करते हुए नहीं मिले आज तक। आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आप जनता के बीच में ले जाकर बताएंगे, या फिर ऐसे कौन से काम हैं जो कि हो चुके हैं लेकिन आपको लगता है कि और भी ज्यादा जरूरत है इन कामों में विकास की? देखिए, मेरे हिसाब से काम जो भाजपा पार्टी कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है, वो जनता के हित में है। बस उस काम को हमें अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है। जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है हमारा, उस तक ले जाना है। और उसी संदर्भ में पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी विधायक या सांसद ग्रामीण परिवेश में उतना विकास नहीं कर सकता जितना कोई प्रधान या ब्लॉक प्रमुख कर सकता है, क्योंकि वही उसी परिवेश से निकला हुआ है, उसने वो परेशानियां देखी हैं जो जनता सामना करती है। बिल्कुल, लेकिन अधिकतर पार्टियों पर एक गरीब तबके की अगर बात करें तो उसका विश्वास कम होता जा रहा है। एक आम आदमी की जेब की बात करें तो उसको तो लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी जेब के लिए आखिर क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, कोरोना आया, कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति की अगर बात करें देश की, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और उसका सबसे ज़्यादा असर एक आम आदमी को, और जाहिर सी बात है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है। उसका जो विश्वास है वो कैसे बीजेपी हासिल करेगी? कोरोना देखिए एक वैश्विक बीमारी थी, पूरे विश्व में फैली थी। सभी बड़े से बड़े विकसित और विकासशील देश इससे प्रभावित रहे, लेकिन हिंदुस्तान के विषय में ये खास बात है कि इस बीमारी से किस तरह से लड़े हम पिछले 6-8-9 महीने में। उसके बाद वैक्सीन बनाने में हम कैसे सबसे आगे रहे, ये हमारे देश की मजबूती, देश के वैज्ञानिकों का स्तर, देश के डॉक्टर्स का स्तर और देश की जो आम जनता, निम्न वर्ग के लोग, मीडियम वर्ग के लोग, उनके संघर्ष करने की क्षमता दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग कितना भी परेशान रहे लॉकडाउन में, सब चीज थी, लेकिन अपने देश के लिए हम लोग खड़े रहे, कभी भी झुके नहीं। ठीक, इस बार ऐसे कई लोग हैं जो कि नोटा के प्रयोग की बात कर रहे हैं और वोट को लेकर कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे। तो आखिर ये लोगों में डर क्यों है, किस वजह से है, क्यों डर रहे हैं लोग? ऐसा हर एक जगह नहीं है, कुछ एक सीटों पर या कुछ एक क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि लोग नोटा को लेकर सोच रहे हों, लेकिन वहां भी अभी क्योंकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। जैसे जिला पंचायत चुनाव का जब आरक्षण क्लियर होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशी घोषित करेगी। उसके बाद मुझे लगता है नोटा का कहीं विषय ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि भाजपा ने हमेशा अपने प्रत्याशी घोषित करने में एक पारदर्शिता दिखाई है और जनता के डिमांड को माना है उन्होंने। तो वहाँ नोटा का जब सवाल ही नहीं रह जाएगा, जब जनता के बीच से ही कोई व्यक्ति आकर चुनाव लड़ेगा भाजपा से समर्थित होकर। इस बार यूपी में बीटीसी जो चुनाव होने हैं, बीटीसी ग्राम प्रधान के और इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य का जो चुनाव एक साथ होगा, तो इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, इससे सबसे बड़ी चीज होगी जब एक साथ चुनाव होगा तो मुख्य रूप से खर्चा कम होता है सरकार का। कई चीजें होती हैं, जैसे आप 4 भागों में चुनाव, पिछली बार जैसे 2 बार में हुआ था चुनाव, प्रधानी का और सदस्य का अलग हुआ था, बीटीसी और ग्राम पंचायत का अलग। तो उससे देखिए समय बढ़ता है चुनाव का, प्लस खर्चा बढ़ता है, सब चीजें होती हैं। एक साथ चुनाव होने से वहन पे कमी आएगी, सरकार पे वहन कम पड़ेगा खर्च का।
वैसे एक सवाल अधिकतर उठता है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी जनप्रतिनिधियों को जनता की याद आने लगती है, वोट मांगने आने लगते हैं, अपने काम गिनाने लगते हैं, विकास कार्यों के बारे में बताने लगते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तमाम जनप्रतिनिधि जनता के दरबार को, जनता के घर को, उस रास्ते को ही भूल जाते हैं, फिर कोई झांकने नहीं जाता। ये अक्सर शिकायत रहती है आम जनता की। होता है कुछ राज्यों में, ऐसे कह सकते हैं आप, या कुछ विशेष विधानसभाओं में ऐसा होता रहा होगा, लेकिन भाजपा के संदर्भ में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा जरूरी नहीं कि चुनाव हो, चुनाव के मध्य में, चुनाव के बाद में, पीछे भी कुछ न कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जिससे जनता के बीच में कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, विधायकों का आना जाना रहे, संपर्क रहे, उनकी समस्याएं सुन सकें। चौपाल लगा के समस्याएं सुन रहे हैं हमारे विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये सब भाजपा की कार्यक्रमी नीतियां हैं जिससे कि जनता से हमारा जुड़ाव बना रहे, जनता की समस्याओं को हम जान सकें और उनके समाधान की कोशिश कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए सुनील जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।